हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल नीट बायोलॉजी क्रैकर में मैं डॉक्टर बीपी सर आपके लिए बायोलॉजी के लिए एक क्रैश कोर्स की सीरीज़ लेके आया हूँ ताकि आप अच्छे से रिवाइज कर सकें। आप इस सीरीज़ से कंप्लीट बायोलॉजी रिवाइज कर सकते हैं और इजीली 330-340 मार्क्स लेके आ सकते हैं। बच्चों, इस लॉकडाउन के पीरियड में आपको कहीं भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है बच्चों को मटेरियल नहीं मिल पा रहा है, बच्चे कोचिंग से नहीं जा पा रहे हैं और कोचिंग जा पा रहे हैं तो उनका डिजिटल जो मटेरियल है वो बहुत कॉस्टली है। इसलिए मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये पूरी क्रैश कोर्स की सीरीज़ लेके आया हूँ। आपको बस इतना करना है, अच्छे से मन लगा के इसको देखना है, याद करना है, रिवाइज करना है और अच्छा लगे तो शेयर करना है। करते हैं, आज फर्स्ट डे अपन स्टार्ट करेंगे द लिविंग वर्ल्ड, फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। सबसे पहले अपन देख लेते हैं व्हाट इज़ बायोलॉजी। बायोलॉजी ये ग्रीक वर्ड से लिए गए है। बायो मीन्स लाइफ एंड लोगोस मीन्स स्टडी। तो व्हाट इज बायोलॉजी? बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब अपन ये भी देख लेंगे फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर या कह दो फाउंडर, फाउंडर ऑफ बायोलॉजी इज एरिस्टोटल। अब फादर को जो बायोलॉजी है, इस बायोलॉजी को बेसिकली 3 ब्रांचेस में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट इज जूलॉजी, दैट इज जू मीन्स एनिमल्स, तो स्टडी ऑफ एनिमल को कहते हैं जूलॉजी। देन बोटेनी, तो बोटेनी यूज किया जाता है प्लांट्स के लिए, तो स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड एज बोटेनी। एंड माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी दैट इज स्टडी ऑफ माइक्रोब्स। अब फादर ऑफ जूलॉजी is again Aristotle. Father of botany is Theophrastus and father of microbiology is, आपको पता है, ल्यूवेनहोक। तो ये अपन ने देख लिए बायोलॉजी एंड इट्स ब्रांचेस। अब नेक्स्ट साइड पे चलते हैं। अब आपके सबसे पहले इसमें डेफिनेशन आती है लिविंग वर्ल्ड, लिविंग ऑर्गेनिज्म। व्हाट ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एज लिविंग, व्हाट आर नॉन लिविंग। तो लिविंग किसको कहेंगे? तो व्हाट इज लिविंग? लिविंग ऑर्गेनिज्म आर ऑर्गेनिज्म विच पोजेस सर्टन characteristics. फॉर एग्जाम्पल, क्या क्या करेक्टरिस्टिक होंगी ये आपको पता ही है। सबसे पहले तो आप लोग देखोगे दैट इज ग्रोथ, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटीज टू सेंस एनवायरमेंट, ability to sense environment and response to stimuli। एनवायरनमेंट को सेंस करेंगे और एक्सटर्नल स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स करेंगे। उसके अलावा मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म
ability to self replicate, self organize, etc. if any object या any which is showing these characteristics that are called as growth, reproduction, ability to sense environment and response to stimuli, metabolism, ability to self replicate, self organize. अगर ये characteristic कोई चीज़ show कर रही है, if any object is showing these characteristic, then that object is called as living organism if it is showing these characteristic. लेकिन इसमें से कुछ characteristic नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी शो कर सकते हैं. तो कुछ characteristic इसमें से ऐसी होंगी जो केवल लिविंग ही शो कर सकते हैं, और ऑलवेज लिविंग जो है वो characteristic को शो करेंगे. तो इन characteristic को अपन दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. तो these characteristics are divided into two parts. First is defining characteristic, non-defining डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या होगा? इट इज प्रेजेंट ओनली इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. और नॉन डिफाइनिंग जो कैरेक्टरिस्टिक हैं ये क्या है? दे कैन बी प्रेजेंट इन लिविंग एंड नॉन लिविंग बोथ. तो डिफाइनिंग का मतलब ऐसी कैरेक्टरिस्टिक जो लिविंग में प्रेजेंट होगी ही होगी और डेड में प्रेजेंट नहीं होगी. दैट इज कॉल्ड एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी या डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग. ओनली लिविंग में प्रेजेंट होगी. आप देखो ओनली लिविंग, और जो लिविंग और डेड दोनों में प्रेजेंट हो रही है, लिविंग में तो प्रेजेंट है ही, लिविंग के अलावा नॉन लिविंग में प्रेजेंट हो रही है, तो दैट इज नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक. तो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक के एग्जांपल हो जाएंगे सेलुलर मेटाबॉलिज्म, जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, देन मेटाबॉलिज्म, then consciousness and self consciousness in human being, in case of human. or non defining characteristic, that is growth, reproduction. अब कैसे कौन सी डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक हुई, कौन सी नॉन डिफाइनिंग हुई, कैसे देखेंगे अभी देखते हैं. इसको वन बाय वन लेते हैं. सबसे पहले फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक अपन लेते हैं ग्रोथ. व्हाट इज ग्रोथ? तो ग्रोथ किसको कहेंगे? इंक्रीज इन मास and number, increase in mass and increase in number of individual are called as growth. तो ग्रोथ में क्या है? इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड एज ग्रोथ. तो ग्रोथ के बारे में देखो आप, तो ग्रोथ की दो कैरेक्टरिस्टिक होगी, दो, इन दोनों को मिला के क्या कहते हैं? दीज आर कॉल्ड एज ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ
कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। दो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, एक तो इंक्रीज इन मास, सेकंड इंक्रीज इन नंबर, दैट इज ट्विन कैरेक्टरिस्टिक। अब ग्रोथ मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर दोनों में हो सकती है। अब अपन देखें मल्टी सेलुलर एनिमल्स। मल्टी सेलुलर एनिमल और प्लांट दोनों हो सकते हैं। अगर अपन प्लांट्स की बात करें एंड एनिमल की अलग अलग बात करें, प्लांट्स में ग्रोथ इज ओपन टाइप ग्रोथ, इसमें ग्रोथ इज रेस्ट्रिक्टेड। तो ओपन टाइप में ग्रोथ इज अनलिमिटेड। इसमें लिमिटेड ग्रोथ, एनिमल शो द लिमिटेड ग्रोथ, केवल यंग एज तक ग्रोथ शो करते हैं, उसके बाद एनिमल्स में ग्रोथ नहीं होती है। प्लांट्स में ऑल डिविजन्स और सेलुलर डिविजन्स आर मेंट फॉर ग्रोथ, बट एनिमल्स में सेल डिविजन्स are for growth and repair both. ग्रोथ एंड रिपेयर। अब इनमें प्लांट्स में देख लो चाहे एनिमल में देख लो, चाहे ग्रोथ हो रहा है तो रिप्रोडक्शन नहीं होगा, रिप्रोडक्शन होगा तो ग्रोथ नहीं होगा, दोनों चीज़ें साथ साथ नहीं होगी। ग्रोथ का मतलब ग्रोथ हो रही है तो मतलब सेल बढ़ रही है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं, लेकिन तब रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा। जब रिप्रोडक्शन होगा तो ग्रोथ नहीं होगी, तो बोथ आर द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो मल्टी सेलुलर एनिमल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन मल्टी सेलुलर एनिमल्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का क्या मतलब होता है बच्चों, इसका मतलब होता है एक चीज़ होगी तो दूसरी नहीं होगी। अगर ग्रोथ होगी तो रिप्रोडक्शन नहीं होगा, रिप्रोडक्शन होगा तो ग्रोथ नहीं होगी। ठीक है, दोनों चीज़ें साथ साथ नहीं हो सकती। बट अगर अपन यूनिसेलर, अभी तो इसने मल्टी सेलर में अपन ने ग्रोथ को देखा, अगर अपन यूनिसेलर में ग्रोथ को देखें, यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का क्या मतलब है, ऑर्गेनिज्म इन विच बॉडी इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल। तो इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज शोन बाय सेल डिवीजन एंड, तो आपको पता ही है सेल डिवाइड होगी तभी ग्रोथ होगी, एंड सेल डिवाइड होगी तो एक सेल से दो सेल बन जाएंगी, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। तो सेल डिवीजन से ग्रोथ भी हो रही है और विच इज़ आल्सो सेल डिवीजन क्या कर रहा है, रिप्रोडक्शन भी कर रहा है, दोनों चीज़ें कर रहा है। ग्रोथ भी सेल डिवीजन से हो रही है, रिप्रोडक्शन भी सेल डिवीजन से हो रहा है। सो अगर ग्रोथ का मतलब क्या है, देखो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में अगर इसमें डिवीज़न हो गया, दो अलग अलग सेल बन गई, इसका मतलब इसका नंबर इंक्रीज हो गया। नंबर इंक्रीज होना, ठीक है, अगर मास इंक्रीज होता है वहीं नंबर इंक्रीज होता है तो उसको अपन ग्रोथ कहते हैं। लेकिन नंबर इंक्रीज, अब दो इंडिविजुअल भी बन गई है, नंबर तो इंक्रीज हुआ लेकिन नाउ दिस टू आर द सेपरेट इंडिविजुअल्स, तो इसको रिप्रोडक्शन भी कह रहे हैं। तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर द म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब देखो ग्रोथ को फर्दर अपन दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। इंट्रिंसिक ग्रोथ shown only by livings, but
एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ मतलब किस वजह से हो सकती है, दैट इज क्यूमुलेशन, ड्यू टू accumulation of material on surface. For example, सैंड बाउल्डर्स या सैंड ड्यून्स में जो रेत के टीले हैं उस पर सैंड इकट्ठी होती जाएगी और वो रेत के टीला बड़ा होता जाएगा, तो ये भी एक ग्रोथ है, बट दिस इज एक्सटेंसिव ग्रोथ। तो ग्रोथ एक्चुअली एक्सटेंसिक है या इंटेंसिक है, दोनों शो कर रहा है। एक्सटेंसिक ग्रोथ कौन शो कर रहा है, शोन बाय नॉन लिविंग। नॉन लिविंग जो है, एक्सटेंसिव ग्रोथ इज ऑल्सो शोन बाय नॉन लिविंग। तो जो नॉन लिविंग है वो भी ग्रोथ शो कर रही है, तो अपन ग्रोथ को केवल इसलिए ग्रोथ को अपन डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक नहीं कहेंगे, ग्रोथ इज नॉट डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक। क्यों नहीं डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक है लिविंग की, तो ग्रोथ इज नॉट डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग। क्यों, इट इज आल्सो शोन बाय because growth that is extrinsic is also shown by non-living material. For example sand dunes या sand boulders। तो ग्रोथ हो गया। सेकेंड अगर अपन चलें, दैट इज रिप्रोडक्शन। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? इट इज प्रोसेस by which parents form the progeny, तो जिससे यंग वंस या प्रोजेनी या यंग वंस प्रोड्यूस होते हैं, दैट आर कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन फिर टू टाइप्स का हो सकता है। रिप्रोडक्शन इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स मेनली, दैट इज एसेक्सुअल। सम ऑर्गेनिज्म शोज एसेक्सुअल, सम शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या खास बात है? यूनिपेरेंटल, it is uniparental. Sexual, that is biparental, two parents are involved in sexual. Asexual, uniparental, only one parent is involved. Asexual reproduction में आप देखोगे जैसे binary fission is shown by amoeba, फिर उसके बाद by conidia, reproduction in yeast। फ्रेगमेंटेशन से रिप्रोडक्शन किस में होगा? स्पाइरोगायरा, दैट इज एल्गी। बडिंग से किस में होगा? हाइड्रा, बडिंग से हाइड्रा। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से प्लांट्स में होता है। तो ये रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल मीन से इनमें हो रहा है, और सेक्सुअल मीन से किस में होता है? टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। तो सेक्सुअल मीन से हायर ऑर्गेनिज्म में, जनरली हायर ऑर्गेनिज्म में ये होता है। अब इसमें रिप्रोडक्शन में खास होता है नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट शो रिप्रोडक्शन। कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट रिप्रोडक्शन शो नहीं करता, बट फिर भी आल्सो अगर अपन देखें नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट शो रिप्रोडक्शन, बट फिर भी अपन देखें बट रिप्रोडक्शन इज नॉट डिफाइनिंग अगर अपन देखें
तो कोई भी नॉन लिविंग जो ऑब्जेक्ट है वो रिप्रोडक्शन शो करता है, फिर भी रिप्रोडक्शन इज नॉट डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक। क्यों? बिकॉज सम लिविंग ऑर्गेनिज्म, या कह दो सम ऑर्गेनिज्म डू नॉट शो रिप्रोडक्शन। कौन से ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन नहीं करते? फॉर एग्जाम्पल स्टेराइल वर्कर बी। स्टेराइल वर्कर बी ऑलवेज प्रोड्यूस्ड बाय फर्टिलाइज्ड एग, ये कभी भी रिप्रोडक्शन नहीं करती। सेकंड, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, लिविंग तो है लेकिन रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे। थर्ड, म्यूल, हिनी एटसेट्रा एनिमल्स। सो रिप्रोडक्शन इज नॉट डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक। ग्रोथ अपन ने देख लिया, ग्रोथ इज नॉट डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक। उसके बाद सेकंड, रिप्रोडक्शन इज आल्सो नॉट डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक। अब अपन अगर थर्ड कैरेक्टरिस्टिक पे चलते हैं, दैट इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म है क्या? सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन जितनी भी केमिकल रिएक्शन ऑर्गेनिज्म के शरीर में हो रही है, दैट आर कॉल्ड एज सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। उनको मिला के कह देंगे मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म फर्दर दो टाइप की हो जाती हैं, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है सबस्ट्रेट, और ब्रेक डाउन होता है, इसमें न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। एनाबॉलिज्म में न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। न्यू प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है भाई। अब देखो, मेटाबॉलिज्म इज एग्जिबिटेड ओनली बाय ओनली एग्जिबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जो लिविंग है वही मेटाबॉलिज्म शो करते हैं, नॉन लिविंग शो नहीं करते हैं। सो मेटाबॉलिज्म शो इट्स डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक। तो मेटाबॉलिज्म इज डिफाइनिंग रिएक्शन कैरेक्टरिस्टिक। लेकिन अगर अपन बाहर कोई रिएक्शन कराएं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई रिएक्शन कराएं, अपनी बॉडी में तो बहुत सी रिएक्शन चल रही है, दैट इज कॉल्ड एज इन विवो रिएक्शन। इन विवो मतलब एनिमल के अंदर या ऑर्गेनिज्म के अंदर। लेकिन द रिएक्शन दैट इज अकरिंग आउटसाइड द एनिमल बॉडी, आउटसाइड द प्लांट बॉडी, आउटसाइड द ऑर्गेनिज्म, दैट आर कॉल्ड एज इन विट्रो रिएक्शंस। तो इन विट्रो रिएक्शन को ना अपन लिविंग कह सकते हैं ना नॉन लिविंग, दैट इज ओनली एंड ओनली रिएक्शन। तो रिएक्शंस अगर जो बाहर हो रही हैं, रिएक्शंस दैट आर अकरिंग इन विट्रो, दैट इज आउटसाइड बॉडी, आर नाइदर लिविंग और नॉन लिविंग, but they are only reactions. तो मेटाबॉलिज्म इज डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर चलते हैं अपन, दैट इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अगर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को अपन देखें तो अपने को पता है ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। तो या कह दो सेल्स एंड दियर प्रोडक्ट्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ
लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है दे आर मेड अप ऑफ सेल्स। सो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक। अपन नेक्स्ट पे चलते हैं अब, फिफ्थ, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस consciousness it is most complex and technically complicated feature। क्यों ये कॉम्प्लिकेटेड फीचर है? व्हाट इज कॉन्शियसनेस? कॉन्शियस अपन किसको कहें? मतलब जिंदा होना। जिंदा होने का क्या सबूत है? कॉन्शियसनेस कहेंगे कि भैया तू जिंदा है क्या, तो शो कर अपने आप को जिंदा है। तो कैसे शो करेगा? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को ऑर्गेनिज्म सेंस करेगा और उस स्टिमुलस के अगेंस्ट वो रिस्पॉन्स करेगा। तो किसी चीज़ को, एक्सटर्नल स्टिमुलाई को सेंस करना और फिर रिस्पॉन्स करना, दैट इज़ कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस सभी जो जिंदा होगा वही रिस्पॉन्स करेगा। तो इट इज़ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ओनली प्रेजेंट इन द लिविंग। इट इज़ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक। तो व्हाट इज कॉन्शियसनेस? इट इज़ एबिलिटी टू सेंस द सराउंडिंग या एनवायरनमेंट by a sense organ and response to external stimuli by either physical response, chemical or biological response। और जो सेंस ऑर्गन है, सेंस ऑर्गन कैसे हो गए? जैसे अपने में देखो, आई है, ईयर है, आई है, नोज़ है, एट्सेट्रा। इनसे अगर रिस्पॉन्स अपन इससे अगर सेंस कर रहे हैं फिर रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तो ऑल ऑर्गेनिज्म हैं दे शो द कॉन्शियसनेस। सो कॉन्शियसनेस इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। अब एक कॉन्शियसनेस में एक और चीज़ आ जाती है, सेल्फ कॉन्शियसनेस। only shown by human। so consciousness is defining property but self consciousness that is, इसका मतलब क्या होता है? aware to himself। तो जो आदमी है, सजता है, संवरता है, अपने बाल संवारता है, अपने चेहरे पे क्रीम लगाता है। क्यों लगाता है? कभी बंदर को क्रीम लगाते देखा? नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि अपने में सेल्फ कॉन्शियसनेस प्रेजेंट होती है, उनमें सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं प्रेजेंट होती, वो अपनी बॉडी के प्रति अवेयर नहीं होते। ठीक है, तो इट इज़ ओनली शोन बाय ह्यूमन। तो सेल्फ कॉन्शियसनेस इज डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक इन केस ऑफ ह्यूमन। लेकिन अगर अपन होल लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर बात करें तो इट इज़ नॉट शोन बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सेल्फ कॉन्शियसनेस इज नॉट डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। बट अगर ह्यूमन की बात करें तो इट इज़ सेल्फ कॉन्शियसनेस इज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक। तो ये मेन कैरेक्टरिस्टिक होगी जो कि डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक। आपको पता लग गया कौन सी डिफाइनिंग है, कौन सी डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बच्चों जुड़े रहना इस क्रैश कोर्स के साथ। पक्का वायदा करता हूँ आप लोगों से, अगर आप अच्छे से इसे करेंगे तो आपके 330 मार्क्स इजीली क्रॉस कर जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे सेशन। अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर करना नहीं भूलें।